बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन ताकि स्टूडेंट को एतबार और ट्रस्ट हो कि हम जिससे लेक्चर लेते हैं कि वो इतनी काबिलियत रखता है कि मैं लेक्चर दे सकता है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने 5 MA किए हैं। MA इस्लामियात, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA पाकिस्तान स्टडी। छठा MA जो उर्दू है उसका रिज़ल्ट वेटिंग में है। 7वीं डिग्री IR की एजाज़ी है। 8वीं LLB की, क्योंकि अभी छठी डिग्री नहीं आई इसलिए 60 डिग्रियाँ। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट भी हूँ। तमाम डिग्रियाँ पंजाब से हासिल की हैं। हमने लॉ गेट की जो सीरीज़ शुरू की हुई है उसका आज दूसरा लेक्चर है। PPC का जो है चैप्टर 2 का, बाकी 22 तक हमने कल कर लिया था। अब 23वीं जो है हमारे पास सेक्शन से हम ऑनवर्ड आगे शुरू कर रहे हैं। मगर इससे पहले मैं आपको 2 बातें जो है वो क्लियर कर दूं। पहली बात तो मेरे भाई ये कि मैंने ये अपना वीडियो जो है मैसेज रिकॉर्ड करवा कर व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया, मगर यहाँ पे भी तमाम, क्योंकि वो तो मैंने ग्रुप में शेयर किया ये वीडियो तो कोई भी देख सकता है, तो उनके लिए मैं ये पैगाम है कि आपको वो बच्चे के जो 10 नंबर से, 5 नंबर से, 7 नंबर से जो बार बार लॉ गेट अटैम्प्ट करने के बावजूद फ़ेल हो रहे हैं, उनको फ़ेल होने के पीछे 3 सब्जेक्ट की वजह है। पहला है QSO, दूसरा है CPC, तीसरा जो है लीगल एथिक। ये 3 सब्जेक्ट इनको फ़ेल करवा रहे हैं। कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ इन 3 के ऊपर तवज्जो करते हैं, बाकी सारा का सारा मैटर को छोड़ देते हैं। अब वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान के बाकी जो टीचर्स हैं वो तो ये कहते हैं कि इन 3 पे तवज्जो दो। वो सही कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इन 3 पे मेन तवज्जो दो, आल तवज्जो ना दो, ठीक है, एज ए होल तवज्जो ना दो। स्टूडेंट क्या करता है, उनके इस मतलब को गलत समझ लेता है। वो ये नहीं कहते कि बाकी सबको उठाकर आप फेंक दें, छोड़ दें उनको। वो ये कहते हैं कि ये 50 नंबर के हैं, ये 3 हैं 50 नंबर के, इनको अच्छे तरीके से तैयार करो, मगर इसके अलावा एक्स्ट्रा तो तैयार करो। स्टूडेंट क्या करता है, जो 5 नंबर 10 नंबर के दरमियान रहता है, आप उनसे पता करें, वो जो सीनियर हैं वो आपको यही कहेंगे कि हमने यही सबसे बड़ी गलती की थी कि पहली तो हमने ये गलती की कि हमने क्या नाम है बेरेक्ट को नहीं पढ़ा। दूसरी हमने जो गलती की अहम, वो ये गलती की कि हमने सिर्फ इन तीनों को पढ़ा, बाकी को हमने सरसरी देखा, बस जान छुड़ाया। हमने कहा ये 3 इसमें से 50 नंबर का सवाल आ जाएगा, हम पास हो जाएंगे। बेशक 50 नंबर का सवाल आया, मगर वो 50 नंबर में से कुछ सवाल इतने टफ आए कि स्टूडेंट को समझ ही ना आए कि वो क्या है। वो 5 से 7 सवाल उसने ऐसे दे दिए कि उनको समझ नहीं आए, और आखिरकार वो बच्चा जो है 5-7 नंबर ना होने की वजह से 50 नंबर ना ले सका और लेसन से रह गया, और हमेशा बार बार रह रहे हैं। हमने ये गलती नहीं करनी। हमने PPC के बाद यही 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। QSO ही पढ़ना है, CPC पढ़ना है और लीगल एथिक ही पढ़ना है, उसके बाद बाकी शुरू करने हैं। मगर हमने इन 3 सब्जेक्ट जिनके 50 नंबर हैं, इनको तो हाथ में रखना ही रखना है। इसके अलावा 30 नंबर अलग खरे अलग रखने हैं कि अगर इन 50 में से कोई टफ सवाल आ जाए तो जो हमने 30 एक्स्ट्रा याद किए हैं वो हमें अल्लाह ताला उनके ज़रिए से हमें फ़ेल होने से बचा लेगा। बचाना अल्लाह ने है, कोई चीज़ नहीं बचाती, अल्लाह बचाता है, तो मगर ज़रिया बना देता है। तो हम उसमें से जो हम 30 नंबर रखेंगे एक्स्ट्रा, उसमें से बेहतरीन जो ज़रिया है वो है PPC और CRPC। ये 20 नंबर के हैं और ये इतने अहम हैं कि अगर एक स्टूडेंट जिसका कमज़ोर तरीन जहन भी क्यों ना हो, वो PPC और CRPC को सिर्फ एक मरतबा कंसेप्ट क्लियर कर ले तो उसके जहन में इस तरह बैठ जाते हैं इनकी, क्योंकि ऐसे बेसिक कंसेप्ट हैं ये कि वो कभी नहीं इनको भूलता। ज़िंदगी में कभी भी उसके पास ये चीज़ आएगी तो वो क्या करेगा, उसको फौरी याद आएगा कि ये क्या है। तो हमने 20 नंबर यहाँ से एक्स्ट्रा करने हैं, फिर हमने अपने 10 नंबर कहाँ से काउंट करने हैं, जो लीडिंग केसेस हैं वो, और UNO का चार्टर। उसके अलावा जो हमारा बाकी पोर्शन बचेगा हम बाद में करेंगे। हमने करना 100% ही है, मगर हम क्या कि हमने एक्स्ट्रा जो है 30 नंबर अलग खड़े रखने हैं इन QSO, लीगल एथिक और CPC के अलावा। ये तो हमने करने, मगर 30 नंबर एक्स्ट्रा अलग करने, तो ये गलती नहीं करना। इसलिए PPC के लेक्चर को गौर से समझें और उसको देखें। ठीक है, हम अपना शुरू कर रहे हैं कि 23वां जो है हमारे पास वो ये कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। ठीक है, हम पहले देखते हैं कि रॉन्गफुल गेन किसको कहते हैं। गेनिंग अनलॉफुली दी प्रॉपर्टी, गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी को हासिल करना, टू विच
ही इज़ नॉट लीगली इंटाइटल्ड, जिसका वो हकदार नहीं था। नाजायज़ तरीके से कोई प्रॉपर्टी हासिल करना जिसका वो हकदार नहीं था, उसको कहते हैं रॉन्गफुल गेन। और रॉन्गफुल लॉस किसको कहते हैं कि लॉस बाय अनलॉफुल मीन ऑफ प्रॉपर्टी, नाजायज़ तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किसी जायदाद का खो बैठना, टू विच ही इज़ लीगली इंटाइटल्ड, जिसका वो कानूनी हक रखता था। अब इन दोनों के अंदर 2 पॉइंट ऐसे हैं कि इतने आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 2 पॉइंट क्या हैं, मगर वो आपके पूरे सवाल को गलत कर देंगे। पहले में देखते हैं रॉन्गफुल गेन में, दोबारा उसको देखते हैं कि रॉन्गफुल गेनिंग अनलॉफुली दी प्रॉपर्टी, नाजायज़ तरीके से कोई जायदाद हासिल करना, टू विच ही इज़ नॉट लीगली इंटाइटल्ड, जो लफ्ज़ है ना नॉट लीगली इंटाइटल्ड, कि जिसका वो हकदार नहीं था। तो आपको उलझाएगा क्या, रॉन्गफुल गेन के अंदर लिख देगा टू विच ही इज़ लीगली इंटाइटल्ड, क्या लिख देगा, टू विच ही इज़ लीगली इंटाइटल्ड, किस में लिख देगा, रॉन्गफुल गेन में। आपका सवाल गलत कर दिया। हकीकत में क्या है, नॉट लीगली इंटाइटल्ड, सही क्या है, नॉट लीगली इंटाइटल्ड रॉन्गफुल गेन में। और रॉन्गफुल लॉस के अंदर असल लफ्ज़ क्या है, लीगली इंटाइटल्ड, मगर वहाँ पे क्या डाल देगा, नॉट लीगली इंटाइटल्ड। देखो रॉन्गफुल गेन के अंदर अगर वो लफ्ज़ लिखते लीगली इंटाइटल्ड तो आप कहेंगे गलत है। सही क्या है रॉन्गफुल लॉस के अंदर, रॉन्गफुल गेन के अंदर, कि नॉट लीगली इंटाइटल्ड। रॉन्गफुल गेन में सही क्या है, नॉट लीगली इंटाइटल्ड, ठीक है। अगर लिखता है लीगली इंटाइटल्ड तो गलत, अगर रॉन्गफुल लॉस में वो लिखता है नॉट लीगली इंटाइटल्ड तो गलत है। सही क्या है, लीगली इंटाइटल्ड। तो रॉन्गफुल गेन में सही क्या है, नॉट लीगली इंटाइटल्ड, और रॉन्गफुल लॉस में सही क्या है, लीगली इंटाइटल्ड। रॉन्गफुल गेन में सही क्या है, नॉट लीगली इंटाइटल्ड, और रॉन्गफुल लॉस में सही क्या है, लीगली इंटाइटल्ड। अगर इसका उल्ट लिख दे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे है हमारे पास कि डिसऑनेस्टली, 24वां है डिसऑनेस्टली। व्हेन एवर हु एवर डज एनीथिंग, कोई भी शख्स कोई ऐसा काम करता है विद द इंटेंशन, इस तवज्जो से, इस इरादे से, ऑफ काजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, के एक शख्स से नाजायज़ तरीके से हासिल करता है, रॉन्गफुली लॉस टू अनदर पर्सन, दूसरे का रॉन्गफुली लॉस करता है, इज पर्सन इज सेड टू दैट थिंग डिसऑनेस्टली, कहा जाएगा इस शख्स ने ये चीज़ डिसऑनेस्टली की। अब आपको यहाँ पे क्या उलझा देगा, डिसऑनेस्टली की जगह पे डाल देगा चीटिंग, कि क्या कह देगा कि इज सेड टू दैट थिंग इज डन बाय चीटिंग, कि उसने ये काम चीटिंग के ज़रिए किया, गलत है, डिसऑनेस्टली आएगा, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या आएगा कि विद द इंटेंशन, दूसरा लफ्ज़ क्या कीमती, विद द इंटेंशन। असल लफ्ज़ क्या है, विद द इंटेंशन, कि हु एवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन, ये सही है। वो अगर लिख दे विदाउट द इंटेंशन, विदाउट का लफ्ज़ लिखेगा गलत, तो डिसऑनेस्टली में 2 लफ्ज़ के अंदर उलझाएगा। अगर तो वो लफ्ज़ लिख दे इंटेंशन, विद द इंटेंशन तो ठीक है, अगर लिखे विदाउट द इंटेंशन तो गलत हो गया, विदाउट द इंटेंशन लिखा गलत हो गया। और डिसऑनेस्टली में अगर वो डिसऑनेस्टली की जगह के ऊपर पूरी स्टेटमेंट डाल देगा, नीचे डिसऑनेस्टली की जगह पे क्या लिख देगा, इट इज़ कॉल्ड चीटिंग, इसको चीटिंग कहते हैं, कि एक शख्स से नाजायज़ तरीके से लेना, दूसरे का नाजायज़ तरीके से लॉस कर देना, इसको चीटिंग कहते हैं। आप कहेंगे नहीं ये डिसऑनेस्टली है। तो 2 लफ्ज़, विदाउट इंटेंशन लफ्ज़ लिख देगा तो गलत है, विद इंटेंशन सही है, और लफ्ज़ डिसऑनेस्टली ठीक है, चीटिंग गलत है। आगे है 25वां फ्रॉडुलेंटली, ठीक है। पर्सन सेट टू डू ए थिंग फ्रॉडुलेंटली, एक शख्स कहा जाएगा कि उसने फ्रॉड किया, इफ़ डज द थिंग विद द इंटेंशन, अगर वो इस इरादे से करता है, टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, कि सिर्फ वो फ्रॉड करे, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। कि अगर कोई शख्स इस इरादे से कोई काम करता है कि वो सिर्फ फ्रॉड करे तो उसको हम कहेंगे फ्रॉडुलेंटली, इसके अलावा उसकी कोई इरादा ना हो, ठीक है। तो आपको कहाँ पे उलझा देगा, वो आपको ये कहेगा कि एक शख्स ने इंटेंशन में उलझाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लफ्ज़ इंटेंशन में उलझाएगा कि विदाउट द इंटेंशन, ठीक है। वो ये कह देगा एक शख्स की इंटेंशन नहीं थी कि किसी को नुकसान पहुँचाए, मगर उसने नुकसान पहुँचा दिया बग़ैर इंटेंशन के, वो उसका इरादा नहीं था कि किसी शख्स को जो है वो उसके साथ फ्रॉड करे, फ्रॉड की इरादा नहीं था, मगर उसने किसी का बहुत गहरा नुकसान कर दिया। तो क्या वो शख्स उसने फ्रॉड किया, आप कहेंगे नहीं। तो फ्रॉड होने के लिए इंटेंशन होना ज़रूरी है, इरादा होना ज़रूरी है, फ्रॉड करने का इरादा ज़रूरी है। तो वो कैसे पूछ सकता है, डज एनीथिंग विदाउट इंटेंशन ऑफ टू डिफ्रॉड, कोई शख्स ऐसा काम करता है कि जो उसकी इरादा नहीं फ्रॉड करने का,
ए पर्सन एक शख्स को, बट काजेज दैट पर्सन, लेकिन वजह बन जाता है उस पर्सन की ए हैवी लॉस, कि उस शख्स का बड़ा गहरा नुकसान कर देता है। इज इट अमाउंट टू फ्रॉडुलेंटली, क्या हम इसको फ्रॉडुलेंटली कहेंगे? आप कहेंगे नहीं। अगर उसकी इंटेंशन फ्रॉड की नहीं थी, बेशक वो कितना ही गहरा नुकसान क्यों ना कर दे, वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे किसके अंदर उलझा देगा? इंटेंशन के अंदर। ठीक है, अगर इंटेंशन है फ्रॉड की तो फ्रॉड है, वरना नहीं। आगे है रीज़न टू बिलीव, 26 है रीज़न टू बिलीव, यकीन करने की वजह। ए पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव, एक शख्स कहा जाएगा कि उसके पास वजह है कोई चीज़ यकीन करने की, ए थिंग एक चीज़ को, इफ़ ही हैज़ सफिशेंट काजेज टू बिलीव दैट थिंग, कि अगर उसके पास काफ़ी वजूहात है, सफिशेंट काजेज है टू बिलीव, काफ़ी वजूहात है यकीन करने की, दैट थिंग इसको, बट नॉट अदरवाइज, लेकिन इसके अलावा नहीं। ठीक है, एक शख्स के पास वजह, यकीन करने की वजह इतनी हो कि वो यकीन कर पाए, तब कहेंगे रीज़न टू बिलीव। मैं ये कह दूं ये जायदाद मेरी है, ये पकड़ो और मुझे 5 लाख दे दो, क्या इसी बात को कहने से वो बंदा यकीन कर लेगा? नहीं। इतनी वजूहातों के मैं उसको दिखाऊं कि देखो ये कागज़ भी मेरे हैं, ये इसके पास कब्ज़ा भी मेरा है, मकान के अंदर सामान भी मेरा पड़ा हुआ है, अब मुझे आप पैसे दें, तो उसके पास अब दूसरे बंदे के पास रीज़न बन गई ना कि हाँ इसके पास काफ़ी वजूहात हैं कि ये मकान इसी का है, अब चाहे मैं फ्रॉड ही क्यों ना कर दूँ। तो वो आगे क्या जाके अदालत में कहेगा कि सर मेरे पास रीज़न टू बिलीव थी, इसने मुझे कागजात भी दिखाए थे, इसने ताला भी अपनी चाबी से खोल के दिखाया था, अंदर गैस की तस्वीरें लगी हुई थी, सामान भी इसका पड़ा हुआ था, ठीक है, कब्ज़ा भी इसी का था, तो मेरे पास तो रीज़न थी बिलीव करने की, तो इसने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, मेरा क्या कसूर है, मुझे तो दिलवाओ। तो इसको कहते हैं रीज़न टू बिलीव। ठीक है, कि सफिशेंट काज इज रीज़न टू बिलीव। अब आपको यहाँ पे सफिशेंट लफ्ज़ में उलझा देगा, वो सफिशेंट लफ्ज़ नहीं डालेगा, वो क्या लफ्ज़ डाल देगा? हैज़ सम काजेस टू बिलीव, हैव सम काजेस टू बिलीव, उसके पास कुछ वजूहात है बिलीव करने की, या हैव माइनर काजेस टू बिलीव, उसके पास मामूली सी काजेस हैं बिलीव करने की। पूरा सवाल गलत हो गया। सफिशेंट, ठीक है, सफिशेंट जरूरी, ये लिख दे एग्जैक्ट 100% काजेस टू बिलीव, ये भी गलत है। 100% उसके पास वजूहात हो यकीन करने की, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि 26 की जो हमें बेयर एक्ट की जो हमारी लाइनें बताती है, जो उसकी रीडिंग बताती है, कहती सफिशेंट का लफ्ज़ ठीक है। सफिशेंट के अलावा वो कोई भी ऐसा लिखे जिसमें 100% बिलीव की यकीन हो या बिल्कुल कम यकीन हो, वो गलत है। तो सफिशेंट की जगह पे अगर वो लिखे है सम काजेस टू बिलीव, या माइनर काजेस टू बिलीव, या 100% काजेस टू बिलीव, या एग्जैक्ट काजेस टू बिलीव, ये सारे गलत हैं। तो क्या? सफिशेंट काजेस टू बिलीव। 27वां, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अगर कोई जायदाद किसी शख्स के बीवी के पास हो, नौकर के पास हो, मुलाजिम के पास हो, या वो उसके क्लर्क के पास हो, तो क्या वो उनकी जायदाद समझी जाएगी या उस मालिक की या शोहर की समझी जाएगी? अब इसको मिसाल से समझो, मेरे पास कोई हथियार है और मैं किसी का जुर्म कराता हूँ और वो हथियार अपनी बीवी को दे देता हूँ, और या अपना कोई नौकर को दे देता हूँ, या अपने किसी क्या नाम है सर्वेंट को देता, मुलाजिम को देता हूँ, या मैं किसी को देता हूँ, क्लर्क को दे देता हूँ, और पुलिस आती है और वो हथियार उनसे बरामद होता है, तो अब क्या हथियार क्योंकि उनके कब्जे से बरामद हुआ, तो क्या वो हथियार उनका कहलाएगा, मेरा कहलाएगा? तो ये सेक्शन कहती है हथियार मेरा ही कहलाएगा, हस्बैंड का ही कहलाएगा, मालिक का ही कहलाएगा। क्यों? कि सिर्फ कब्जा रख लेना ज़रूरी नहीं है। तो कब्जा भी किन का? वो 3 चीज़ों का बताता है। बीवी के कब्जे से कोई चीज़ पाई गई, वो शोहर की ही कहलाएगी, अगर वो शोहर की थी तो। हाँ, अगर थी ही बीवी की तो फिर बीवी की है। अगर मुलाजिम के, सर्वेंट या क्लर्क के पास से कोई चीज़ पाई गई मालिक की, अगर वो मालिक की थी तो कहलाई जाएगी, अगर वो थी ही सर्वेंट की तो वो सर्वेंट की कहलाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या लफ्ज़ लिखा? प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, के जो चीज़ बीवी के कब्जे से, क्लर्क के कब्जे से या सर्वेंट के कब्जे से जो है वो पाई जाएगी, तो इट इज़ इन दैट पर्सन पोजिशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड, वो पीपीसी के अंदर उसी शख्स की चीज़ कहलाई जाएगी, यानी शोहर की चीज़ कहलाई जाएगी, मालिक की चीज़ कहलाई जाएगी। अब आपको यहाँ पे किस तरह उलझाएगा? ठीक है, आपको कोड की जगह पे लिख देगा इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो क्या कहेगा? इट इज़ इन दैट पर्सन पोजिशन विद द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर के मुताबिक वो शोहर की कहलाएगी या उसकी कहलाएगी। नहीं, क्या आएगा? इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड पीपीसी। ये तो कोड लफ्ज़ आ जाए, ये पीपीसी है, फिर ठीक होगा। दूसरी जगह आपको क्या उलझा देगा कि आपसे
कि ए वाइफ या सर्वेंट या क्लर्क व्हेन हैज़ ए थिंग इन हर पोजेशन या हिज पोजेशन, जब एक बीवी के या नौकर के या क्या नाम है क्लर्क के कब्जे से कोई चीज़ निकल आए, इट इज़ नॉट इन द, अच्छा, इट इज़ नॉट इन द पोजेशन ऑफ हस्बैंड, वो हस्बैंड की पोजेशन में ना हो, इट इज़ कॉल्ड इन द पोजेशन ऑफ वाइफ, सर्वेंट एंड क्लर्क एंड दे आर देयर ऑनर, तो वो क्योंकि कब्जे में किसके पाएंगे, बीवी के और उसके क्लर्क के, तो ये किसकी कहलाएगी, बीवी की कहलाएगी और उसकी कहलाएगी नहीं। अगर एक चीज़ का मालिक ऑनर शोहर है, ऑनर जो है मालिक है, अगर वो बेशक कब्जे में बीवी के पाई गई, बेशक वो मुलाजिम या क्लर्क के पाई गई, तो वो जो चीज़ है वो मालिक की ही और हस्बैंड की ही कहलाएगी। ठीक है, आपको एक और जगह पे उलझा देगा, टेम्परेरी सर्वेंट या क्लर्क, ठीक है, इज़ नॉट अमाउंट टू दिस कैटेगरी। आरजी मुलाजिम और आरजी जो सर्वेंट जो क्लर्क होता है, उसके कोई जो पास कोई चीज़ पाई जाती है तो वो इस सेक्शन का हिस्सा नहीं है। यानी मैंने एक मुलाजिम रखा जो कभी कभी मेरे पास आके जॉब कर लेता है फिर चला जाता है, या कोई क्लर्क है जिसको मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको बुलाता हूँ तो आता है, वरना नहीं जब ज़रूरत पड़ती है। अब उसके पास से भी मेरी कोई चीज़ पाएगी तब भी वो मेरी ही चीज़ है, वो तो यहाँ पर आपको उलझा देगा, वो कह देगा टेम्परेरी जो होंगे सर्वेंट या क्लर्क, उनके पास से वो चीज़ पाई जाएगी मालिक की, तो वो उसकी नहीं है, नहीं वो फिर भी उसी की है। एक और जगह पे आपको उलझा सकता है कि अगर वो चीज़ थी ही बीवी की, थी ही सर्वेंट की और थी ही क्या नाम है मालिक वो ही थे, बीवी मालिक थी, सर्वेंट मालिक था और क्लर्क मालिक था, मगर वो चीज़ उन्होंने हस्बैंड को दी और हस्बैंड ने अपने कब्जे से लेके फिर उनको वापस कर दी और वो उनके पास से पाएगी, अब ये हस्बैंड की है, ये किसकी है। अगर वो चीज़ हस्बैंड की नहीं थी, मालिक हस्बैंड नहीं था, बेशक कुछ देर कब्जा हस्बैंड का रहा है मगर उसका मालिक नहीं था, अब जिनके कब्जे में से पाएगी मालिक वो ही कहलाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे क्या 3 पॉइंट हमने अहम समझे। अगर बीवी के, क्लर्क के और सर्वेंट के पोजेशन में कोई चीज़ पाएगी और वो मालिक की थी तो वो मालिक की ही कहलाएगी, शोहर की ही कहलाएगी। फिर ये अगर तो मालिक शोहर नहीं था, मालिक बीवी थी या वो हस्बैंड थे, वो बीवी थी या क्या नाम है क्लर्क वगैरह थे, तो अब वो जो शोहर है वो जिम्मेदार नहीं है। फिर ये कि क्या आरजी सर्वेंट और आरजी क्लर्क के पास से पाई जाती है तो क्या ये उन सर्वेंट की कहलाएगी, नहीं। अगर मालिक वो अगर उस चीज़ का मालिक जो है वो मालिक है खुद, ठीक है, अब चाहे वो आरजी सर्वेंट के पास से, आरजी क्लर्क के पास से क्यों ना पाई जाए, वो क्या कहलाएगी, वो मालिक की ही कहलाएगी। एक और यहाँ पे पूछ सकता है कि अगर एक बीवी को तलाक दे दी गई, वो अभी इद्दत के दौरान है और शोहर ने उसके, शोहर की कोई चीज़ है, कोई पिस्टल है, कोई चीज़ है और वो बीवी के पास उसने रखी हुई है और बीवी के कब्जे से निकल आती है, तो अब वो क्या बीवी की है क्योंकि वो तो तलाक याफ्ता हो चुकी, नहीं। अगर वो इद्दत में और शोहर के घर में और चीज़ शोहर की है तो फिर उसका मालिक शोहर ही है। इस तरह उलझाएगा आपको। 28वां काउंटरफीट, जेलसाजी, ठीक है। पर्सन इज सेट टू काउंटरफीट, एक शख्स कहलाएगा, वो जेलसाज कहलाएगा, हु काजेज वन थिंग रिजेबलेंट टू अनदर थिंग, जब वो एक चीज़ को दूसरी जैसा मिक्स कर देगा। इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, उसकी इरादा ये हो कि वो किसी को धोखा दे। और नोइंग टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन, के डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस, कि या वो ये इल्म रखता हो कि इस तरह की जो मैं चीज़ें आपस में एक जैसी बना रहा हूँ तो इससे किसी को धोखा दिया जा सकता हो, या इस इल्म के साथ कि उसके ज़रिए धोखा दिए जाने का एहतमाल हो। तो जेलसाजी किसको कहते हैं, एक शख्स किसी दूसरे कागजात जैसी, किसी दूसरी चीज़ जैसी, किसी दूसरी स्टैंप जैसी, किसी दूसरी कोई और चीज़ जैसी, डॉक्यूमेंट जैसी, करेंसी नोट्स जैसी, ठीक है, कोई स्टाम्प पेपर जैसी कोई चीज़ अगर बनाए इस इरादे के साथ कि मैं किसी को धोखा दूंगा, ठीक है किसी को डिसेप्शन करूंगा, तब वो काउंटरफीट कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उलझाएगा, क्या कहेगा, 100%, ठीक है, रिजेम्बलेंस अमाउंट टू काउंटरफीट, 100% अगर एक चीज़ उससे मिलती होगी तो वो काउंटरफीट कहलाएगी, नहीं गलत, ठीक है। तो या फिर आपसे कह देगा एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस अमाउंट टू काउंटरफीट, हु बहू वैसी होना तब काउंटरफीट है, नहीं गलत, ठीक है। ओनली सफिशेंट काजेस ऑफ रिजेम्बलेंस, काफ़ी वजूहात हों उसकी एक जैसी लगने की, ठीक है, या ओनली सिग्निफिकेंट रिजेम्बलेंस अमाउंट टू काउंटरफीट, ये ठीक है। 100% उस जैसा होना ज़रूरी नहीं, गलत। हु बहू वैसा होना ज़रूरी नहीं, गलत। काफ़ी एक दूसरे से
मिलती जुलती हों, ठीक है, काफ़ी हद तक मिलती जुलती हों तो भी जैलसाजी होती है, ठीक है। आगे है 29वां डॉक्यूमेंट, बड़ा अहम है कि दस्तावेजात क्या कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट एनी मैटर, जो डॉक्यूमेंट है उस वो लफ्ज़ क्या जाहिर करता है, एनी मैटर, एनी का लफ्ज़ बड़ा कीमती है। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब, कोई भी जो चीज़ है, कोई मैटर जो है, कोई मवाद जो है वो जाहिर किया गया हो या बयान किया गया हो। अपॉन एनी सब्सटेंस, यहाँ पे भी एनी का लफ्ज़ कीमती है, किसी भी चीज़ के ऊपर। बाय मीन ऑफ लेटर, हरफों के ज़रिए से, फिगर्स हिंसों के ज़रिए से, और मार्क या निशानात के ज़रिए से, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, ये इनमें से किसी एक से ज़्यादा ज़राए के ज़रिए से, इंटेंडेड टू बी यूज्ड, और क्या नाम है उसकी इरादा ये हो कि इस्तेमाल होगा, और मे बी यूज्ड, ये इस्तेमाल हो सकता है एज एविडेंस, एविडेंस के तौर पर, तो वो क्या है कि वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। कोई भी आपका कोई हर्फ हो, हिंसे हों, खाके हों, पिक्चर हों, ठीक है, आपका कोई लिखाई हो, कोई निशानात हों, वो सब के सब क्या हैं, वो अगर किसी भी चीज़ पे लिखे हों, ये ज़रूरी नहीं कि कागज़ पे लिखे हों, वो किसी चमड़े पे लिखे हों, वो किसी ज़मीन पे लिखे हों, वो किसी पहाड़ पे लिखे हों, किसी दीवार पे लिखे हों, किसी दरख्त पे लिखे हों, ठीक है, किसी रेत के ऊपर उसने लिख दिए हों, वो सब के सब जो हैं वो दस्तावेज़ होते हैं। सिर्फ कागज़ी चीज़ दस्तावेज़ नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। किसी भी चीज़ पे कुछ भी लिख दें, ठीक है, तो वो दस्तावेज़ है, ठीक है, वो क्या नाम है, डॉक्यूमेंट है। अब आपको उलझाएगा कहाँ से, एनी के लफ्ज़ में उलझाएगा। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट सम मैटर, एनी की जगह पर लिख देगा सम मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब, गलत है। एनी मैटर या एवरी मैटर ठीक होगा, एनी और एवरी ठीक। इसके अलावा अगर सम मैटर या पार्टिकुलर मैटर गलत है। अगली लाइन में उलझा देगा अपॉन पार्टिकुलर सब्सटेंस या अपॉन स्पेसिफाइड सब्सटेंस गलत है, अपॉन एनी सब्सटेंस ठीक है, ठीक है। यह आपको उलझा देगा ए पिक्चर इज नॉट अमाउंट टू डॉक्यूमेंट, एक पिक्चर जो वो डॉक्यूमेंट नहीं होती, गलत, पिक्चर भी डॉक्यूमेंट है। यह आपसे कह देगा कि स्टोन्स आर अरेंज इन ए पार्टिकुलर मैनर टू कन्वे द मैसेज टू अदर पर्सन, आर दे अमाउंट टू डॉक्यूमेंट, खास पत्थर जो हैं खास डिज़ाइन में खास तरतीब से रखे हुए हैं ताकि दूसरे शख्स को इसके ज़रिए पैगाम पहुंचा दिया जाए, क्या वो डॉक्यूमेंट में आता है? आप कहेंगे हाँ आता है। वो आपसे कह देगा कि कोई चीज़ रेत पे लिखी हुई है कि वो डॉक्यूमेंट, आप कहेंगे हाँ पिक्चर डॉक्यूमेंट है। कहता खाली खाके खैचे डॉक्यूमेंट है। मोनोग्राम भी डॉक्यूमेंट है, जो लोगो होते हैं मोनोग्राम होते हैं, निशानात बने होते हैं किसी चीज़ के, वो क्या नाम है, वो सब डॉक्यूमेंट है। अब इसके अंदर क्या नाम है, आगे आपको इसी में उलझा सकता है। ओनली दोज मैटर आर डॉक्यूमेंट विच आर यूज्ड इन कोर्ट ऑफ जस्टिस दे आर कॉल्ड, ठीक है। दी डॉक्यूमेंट, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट कहलाएंगे जो कोर्ट में इस्तेमाल बतौर सबूत किए जा सकते हो। नहीं, डॉक्यूमेंट कोर्ट में इस्तेमाल किया जा भी सकता है, ना भी किया जा सकता, वो डॉक्यूमेंट ही होगा। तो ज़रूरी नहीं कि वो कोर्ट में इस्तेमाल करिए, उलझा सकता है। फिर आपको कह सकता है कि मर्केंटाइल आर अदर यूसेजेस आर नॉट अमाउंट टू डॉक्यूमेंट, कि मर्केंटाइल जो कारोबारी जो ट्रेड होता है, बिजनेस वगैरह का जो होता है, इनके कोई मोनोग्राम, कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं होते, वो डॉक्यूमेंट है। एक कंपनी का कोई मोनोग्राम है, कोई लोगो है, और दूसरा शख्स अपनी कोई जो जेली कंपनी खोलता है और उस जैसा लफ्ज़ आपस में मिला के लिख देता है, ठीक है, और वो मोनोग्राम भी इस्तेमाल कर लेता, तो वो शख्स ने जो है कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, ठीक है। यानी उसके, या मर्केंटाइल लॉ में जाके पढ़ें कि उसने उसकी जो है किस्म की चोरी की है, ठीक है। सेक्शन 31 ए विल, वर्ड विल डिनोट एनी टेस्टामेंट्री अमाउंट। जो विल है उसका मतलब है हर तरह की वसीयत का कोई मादा, टेस्टामेंट्री अमाउंट डॉक्यूमेंट के वर्ड विल डिनोट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के जो विल में है हर तरह के टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। अब इसमें आपको कैसे उलझा देगा, एनी की जगह पे लिखेगा पार्टिकुलर टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, तो गलत, एनी सही है या एवरी सही है, ठीक है। या लिख देगा सर्टेन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड विल, कुछ खास तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं कि वो विल होते हैं, आप कहेंगे नहीं, गलत। या कह देगा कि रजिस्टर्ड, ठीक है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट आर ओनली विल, कि सिर्फ वही होते हैं, गलत, वो भी होते हैं और उसके अलावा भी हो सकते हैं। अगर ओनली कह दे कि ओनली सिर्फ वही होते हैं तो नहीं।
32वां, वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। जो लफ्ज़ होते हैं, जो अमल होते हैं, क्या यानी अमल को कहते हैं फेल, और अमल ना करना, कोई काम ना करना, उसको कहते हैं तर्क फेल यानी इलीगल ओमिशन। यानी कहता है कुछ जुर्म करने से, कोई अमल करके जुर्म करने से तो एक शख्स मुजरिम होता है। क्या ऐसा भी है कि कोई शख्स अमल ना करे और फिर वो मुजरिम बन जाए? ऐसा है? पहले उसको समझ लें। मिसाल के तौर पर पुलिस वाला चाय पी रहा है और उसकी आंखों के सामने कोई कत्ल कर रहा है, ठीक है, वो कुछ उस जुर्म में कोई उनका साथ नहीं दे रहा, मगर उसको रोक भी नहीं रहा, यानी ओमिशन कर रहा है, कुछ ना कर रहा है, तो वो क्या नाम है? क्या मुजरिम है? हाँ मुजरिम है। या मैंने एक शख्स को बंद कर दिया, बंद करने के बाद मैंने उसको खाना नहीं दिया और वो भूख से तड़प तड़प के मर गया, देखो मैंने कुछ किया ही नहीं, यानी मैं उसको कुछ ना करने के बावजूद मैं कातिल बन गया। क्यों? कि मुझे उसको खुराक पहुंचानी चाहिए थी। तो क्या ना करने से भी इंसान मुजरिम होता है? तो करना भी, करना और ना करना, अगर वो जुर्म पैदा करते हैं, करना और ना करना, एक्ट एंड ओमिशन व्हेन क्रिएट एन ऑफेंस दे आर ऑफेंस। अगर करना या ना करना, एक्ट और ओमिशन, अगर ये कोई जुर्म पैदा करते हैं तो ये जुर्म ही कहलाएंगे। तो क्या वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन, कि जो वर्ड, जो लफ्ज़ अमल के बारे में है, एक्ट के बारे में है, इंक्लूड उसमें शामिल है इलीगल ओमिशन, ना करना, यानी फेल में तर्क फेल शामिल है। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड, एवरी का लफ्ज़ बहुत कीमती है यहाँ पर, ठीक है, या एनी का लफ्ज़ कीमती आएगा। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड, इस कोड के किसी भी हिस्से में, एक्सेप्ट व्हेन कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट, मैंने कहा था जब भी ये लफ्ज़ है बड़ा कीमती होता है, तब तक के जबकि इसके मतन से कोई और उल्ट साबित ना हो जाए, तब तक। वर्ड एक्ट आल्सो इंक्लूड ओमिशन, के जो लफ्ज़ एक्ट है उसके अंदर ओमिशन शामिल है। अब इसमें आपको उलझाएगा कहाँ पर? पहला उलझा देगा कि इन एवरी की जगह पे कह देगा इन सम स्पेसिफाइड ऑफ दिस कोड, ठीक है, या इन पार्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस कोड, गलत है, इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड, ठीक है। तो वर्ड एक्ट, अब वर्ड एक्ट इंक्लूड ओमिशन इन ऑल केसेस, आपको कह देगा वर्ड एक्ट आल्सो इंक्लूड ओमिशन इन ऑल केसेस, गलत है। क्या सही क्या है? एक्सेप्ट व्हेन कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट, जब तक के मतन से कोई उल्ट साबित ना हो तब तक एक्ट जो होगा वो इंक्लूड होगा ओमिशन में। अगर कोई और चीज़ साबित हो जाती है तब एक्ट जो है वो इलीगल ओमिशन नहीं बनेगा। तो अब इसके अंदर आपको मिसाल क्या देगा कि आपको मिसाल दे सकता है व्हेन ए पर्सन डू नॉट प्रोवाइड ए गिलास ऑफ वाटर, जब एक शख्स जो है कि कोई किसी को पानी का गिलास नहीं दे रहा, टू ए स्टार वेटिंग पर्सन, वो उस शख्स को जो कहत से नढाल है, जो कहत का मारा हुआ है, भूख प्यास का मारा हुआ है, एंड ही डाइड ड्यू टू स्टारवेशन, और वो उस कहत से मर जाता है। दिस ओमिशन में अमाउंट टू इलीगल एक्ट, क्या ये जो उसको पानी ना देना, क्या ये गैर कानूनी जुर्म बनता है? हाँ बनता है, क्योंकि उसने नहीं दिया, ठीक है। तो क्या करना भी जुर्म होता है और ना करना जो कि कोई जुर्म क्रिएट करता हो वो भी जुर्म होता है। तो इलीगल एक्ट और इलीगल ओमिशन अगर वो जुर्म पैदा करते हैं तो वो जुर्म है। 33वां है एक्ट और ओमिशन, ठीक है। वर्ड एक्ट डिनोट एज विल एज ए सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट, जो लफ्ज़ एक्ट है उसके अंदर छोटे छोटे दूसरे एक्ट भी शामिल होते हैं, ठीक है। यानी क्या कहना चाहता है कि छोटे छोटे एक्ट मिलकर एक बड़ा जुर्म भी बना सकते हैं। मैंने एक जगह पे जहर लिया, उस जहर को मैं लेकर इस इरादे के साथ कि मैंने फ़लाँ के चाय के कप में डालना है और उसको मारना है, मैंने क्या किया कि एक जगह से टैक्सी हायर की और मैं उस मंजिल की तरफ चल पड़ा। चलने के बाद मैंने उसको चाय के कप में डाला, देखो हर चीज़ जुर्म है, वो जहर ख़रीदना जुर्म, चाय के कप में डालना जुर्म, और उस शख्स को पेश करना ये भी जुर्म। अब उस शख्स ने पी लिया और वो मर गया। तो ये सारे के सारे जो छोटे छोटे एक्ट थे, सीरीज़ ऑफ एक्ट थे, इन्होंने मिलकर एक बड़ा जुर्म बना दिया। क्या बना दिया? कि वो मैंने शख्स को मार दिया, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया? इलीगल सीरीज ऑफ एक्ट में क्रिएट ए सिंगल एक्ट, के जो इन छोटे छोटे जो एक्ट होते हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं, वो बड़ा एक जुर्म तश्कील दे सकते हैं। ये इसी तरीके से छोटी छोटी जो ओमिशंस होती हैं, तर्क फेल जो होता है,
क्या वो भी बड़ा कोई जुर्म क्रिएट कर सकते हैं? हाँ। मैं हर रोज़ किसी शख्स को खाना नहीं प्रोवाइड कर रहा, अपने कमरे में बंद किया हुआ है, तो हर रोज़ कुछ ना करके मैंने उसको जान से मार दिया, तो हर रोज़ ना करने से यानी सीरीज़ ऑफ ओमिशन ने मिलाकर एक सिंगल जो है वो ओमिशन बना दिया, सिंगल एक जुर्म ओमिशन बना दिया, तो वो भी इसी में आता है। तो क्या एक्ट एंड ओमिशन, वर्ड एक्ट डिनोट एज वेल एज ए सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट, के जो एक्ट है वो छोटे छोटे से एक्ट मिलकर एक सिंगल एक्ट बनाते हैं। इसी तरीके से वर्ड ओमिशन डिनोट एज वेल एज ए सीरीज ऑफ ओमिशन एज ए सिंगल ओमिशन, छोटे छोटे ओमिशन मिलकर एक बड़ा सिंगल ओमिशन बना सकते हैं। आपको कैसे उलझाएगा? व्हेन ए पर्सन बॉट पॉइजन, ये वाली भी मिसाल, एक शख्स जो है वो जहर खरीदता है, मिक्स इट अप इन ए कप ऑफ टी, और उसको चाय के कप में मिला देता है, प्रेजेंटेड टू ए पर्सन, और शख्स को दे देता है, इन ऑर्डर टू किल हिम, ताकि वो मर जाए, एंड दैट पर्सन इज डाइड, और वो शख्स मर जाता है। ऑल दीज एक्ट्स आर सेपरेट एंड नॉट अमाउंट टू ए सिंगल एक्ट, ये सब के सब जो अमल हैं ये अलग अलग हैं और जो एक जुर्म नहीं बनाते, एक सिंगल एक्ट नहीं बनाते। आप कहेंगे गलत है, छोटे छोटे एक्ट मिले तो जाके वो हुआ ना वो जहर खरीदता तो वो बंदा खाता ना चाय के कप में डालता तो वो उसको पीता ना वो शख्स उस मंजिल तक पहुंचता, उसके घर तक पहुंचता जहाँ पे वो मौजूद था, तो वो पीता ना। तो जो छोटे छोटे एक्ट मिलकर बनाते हैं। आगे 34 बड़ा अहम है, यानी अभी तक जो पीपीसी पढ़ा उसमें सबसे अहम 34 है कि जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, एक काम एक जुर्म कोई शख्स करता है, सेवरल पर्सन चंद लोग करते हैं, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इस तायद के साथ कि वो क्या करेंगे कि वो कोई इन इंटेंशन ऑफ ऑल, और सबकी ये इरादा है, ईच ऑफ दैट पर्सन, हर उस शख्स का, इज़ लाइएबल फॉर दैट, कि वो हर शख्स जो है वो गुनहगार होगा, इन द सेम मैनर, इसी तरीके से, एज ही इफ़ वर डन अलोन, के अगर वो उस एक ने किया। दोबारा देखें, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, एक अमल कुछ खास लोग करते हैं, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इस तायद के साथ कि सबका इरादा एक है, ऑल ईच ऑफ द पर्सन, उनमें से हर जो एक शख्स है, इज़ लाइएबल, वो जिम्मेदार है, फॉर दैट एक्ट, उस अमल का, इन द सेम मैनर, इसी तरीके से, एज इफ़ ही वर डन इट अलोन, कि जैसे कि उस अकेले ने किया हो। दोबारा देखें, ठीक है, कि अब इसको समझें यहाँ से। अच्छा, तो देखें, दोबारा देखें, ये देख लेना, ठीक है। अच्छा, दोबारा देखें यहाँ पे क्या कि कुछ लोग हैं, मोर देन वन होंगे, एक से ज़्यादा लोग हैं, और वो क्या करते हैं कि सबके सब एक इरादे से किसी बंदे को मारते हैं और बंदा मर जाता है, ठीक है। बेशक वो उन एक से ज़्यादा बंदों में से किसी के हाथ से मरा हो, मगर क्योंकि सबका इरादा जुर्म करने का था, तो वो सब के सब जो हैं वो मुजरिम कहलाएंगे। जब कोई एक से ज़्यादा लोग कोई जुर्म करते हैं और सबका इरादा जुर्म करने का होता है, तो वो सब के सब एक ही सज़ा के मुस्तहक होते हैं, इसमें ये कहा गया। अब आपको उलझाएगा कैसे? आपको कहेगा पहली जगह पे इलीगल एक्ट ऑफ ए सिंगल पर्सन अट्रैक्ट दिस सेक्शन 34 ऑफ पीपीसी, अकेला शख्स अगर कोई जुर्म करता है तो उस पर भी दफ़ा 34 पीपीसी की लगती है ये? तो आप कहेंगे नहीं लगती, अकेले पे नहीं लगती, ये मोर देन वन पे लगती है, ठीक है, एक से ज़्यादा हो तो। दूसरी जगह आपको उलझा सकता है कि अगर कोई वो शख्स, उनमें से कोई एक शख्स जो है वो मौके पे मौजूद नहीं था मगर उस पार्टी का हिस्सा था। फॉर एग्जांपल 4 दोस्त हैं, वो घर से चले एक बंदे को कत्ल करने के लिए, उनमें से जो एक था वो घर पे बैठ गया, वो नहीं चला मगर उस ग्रुप का हिस्सा है और वो मौके पे नहीं पहुंचा, क्या वो जो घर पे रहा है क्या वो शख्स भी मुजरिम है? नहीं, वो मुजरिम नहीं है, उस पर 34 नहीं लगेगी, ठीक है। हाँ, अगर वो 5 से ज़्यादा हैं तो फिर वो अनलॉफुल असेंबली में तो चला जाएगा मगर 34 उस पर नहीं लगती, वो अलग केस में चला जाएगा, इसमें नहीं, 34 नहीं लगती उस पर, ठीक है। तो पहला क्या कि अकेले शख्स पे 34 नहीं लगती, दूसरा सबका मौके पे मौजूद होना ज़रूरी है, ऑल मस्ट बी प्रेजेंट एट द स्पॉट ऑफ क्राइम, सबका मौके पे होना ज़रूरी है। तो अगर वो लिख देता है कि उनमें से कोई मौके पे था और कोई नहीं था, तो जो मौके पे नहीं था वो उस पर भी 34 लगेगी? नहीं, सबका मौके पे होना ज़रूरी है। और सबका सिर्फ मौके पे होना ज़रूरी भी काफ़ी नहीं है, एक सिर्फ उसके साथ तो चला गया, ठीक है,
मगर वो अलग खड़ा हुआ है, वो कोई जुर्म नहीं कर रहा। 3 दोस्त गए, उनमें से 2 दोस्त मार रहे हैं, एक सिर्फ वैसे ही खड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो वैसे ही खड़ा हुआ है उस पर 34 नहीं लगेगी, क्यों? उसने तो कुछ किया नहीं। तो क्या है कि ऑल मस्ट पार्टिसिपेट इन टू द एक्ट ऑफ क्राइम, सबको उस जुर्म के अंदर हिस्सा लेना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट अब मैं आपको उलझा सकता है? पहला ये कि सिंगल पर्सन के ऊपर जो 34 लगती है, आप कहेंगे नहीं। दूसरा ये कि सबका मौके पे मौजूद होना ज़रूरी है, आप कहेंगे हाँ। तीसरा ये कि सब सिर्फ मौके पे मौजूद होना ही काफ़ी नहीं है। एक दोस्त मौके पे तो मौजूद है मगर वो कुछ कर नहीं रहा, कोई जुर्म नहीं कर रहा, सिर्फ वैसे ही खड़ा है, और वो बाकी जुर्म कर रहे हैं। तो जो खड़ा है कि मेड द प्रेजेंस एट द क्राइम स्पॉट इज़ नॉट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट द 34 ऑफ पीपीसी, कि जो है वो 34 को कॉन्स्टिट्यूट कर दे, सिर्फ मौके पे खड़ा हो जो है वो उसको मुजरिम नहीं बना देता, जब तक कि वो उस जुर्म में हिस्सा न ले, कोई अमल ना करे। हाँ, उसने उनको आके पकड़ लिया, उनको, उस बंदे को जिसको मार रहे हैं, तब वो जाके मुजरिम होगा, वरना नहीं। आगे हमारे पास 35, व्हेन सच एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज और अटेंशन, जब एक ऐसा फेल इस वजह से मुजरिमाना हो कि उसका इर्तकाब मुजरिमाना इल्म या नीयत से किया गया हो, कि वो काम तब जाकर जुर्म बनेगा कि जब उसका पता भी हो कि ये जुर्म के तहत, ये हम उसको पता हो और नॉलेज हो, ये इंटेंशन हो कि हम इस जुर्म के तहत ये जुर्म करना चाह रहे हैं, इस इरादे के तहत ये जुर्म करना चाह रहे हैं। देखो, 2 शख्स हैं, ठीक है, 3 दोस्त हैं और वो घर से निकलते हैं, और निकलने 2 को पता है कि हम एक बंदे को मारने के लिए जा रहे हैं, तीसरे को नहीं पता, ठीक है। वो सिर्फ उनके साथ वैसे ही हो जाता है, उनके साथ चल पड़ता है, और वो 2 जाके बंदे को मार देते हैं। तो क्या इस पे 35 लगेगी? नहीं। जिनको इल्म था, 35 किस पे लगती? जिनको इल्म था, जो इस इरादे से चले थे कि इल्म था और वो उन्होंने जाके जुर्म किया, तो उस पे 35। अब एक और बड़ा बारीक नुक्ता, 34 और 35 में क्या फ़र्क है? 34 में ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त वो घर से चले तो वो इस इरादे से चले कि उन्होंने मारना है। 34 में ऐसा भी हो सकता है कि जब मौके पे पहुंचे तब एट द स्पॉट उनका इरादा बन गया हो मारने का, मगर 35 में ये है कि इरादा पहले से मौजूद था, ठीक है। यानी 34 में ये कि किसी की बहन को किसी ने छेड़ा, ठीक है, या उसकी बीवी को किसी ने छेड़ा, और वो क्या करने लगा कि वो उसने कहा अच्छा मुझे कभी मिलेगा तो मैं देखूंगा, और अचानक वो उसके सामने आ जाता है कि मौके पे पार्क में उसको मिल जाता है और वहाँ उनका झगड़ा होता है, वो मर जाता है। तो ये 34 है, ठीक है, क्योंकि अभी उस इरादे से पार्क में नहीं गए थे। और फिर 35 ये कि वो उस इरादे से उसको ढूंढते फिर रहे हैं कि हमें मिल जाए वो, तो 35 में ये है। तो क्या है 35? क्या है? व्हेन एक्ट इज डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज और अटेंशन, ठीक है, जब एक काम किसी मुजरमाना तवज्जो के साथ, इरादे के साथ या इल्म के जरिए किया जाए, इज डन बाय सेवरल पर्सन। यहाँ पे आपको उलझा देगा डन बाय ए सिंगल पर्सन, गलत। 34 में भी उलझा देगा आपको कि डन बाय ए सिंगल पर्सन, वहाँ पे भी सेवरल पर्सन, यहाँ पे भी सेवरल पर्सन। ईच ऑफ सच पर्सन ज्वाइन इन द एक्ट, उनमें से हर शख्स जो है वो उस अमल को ज्वाइन करता है विद सच नॉलेज और अटेंशन, इस अमल और नॉलेज के जरिए से। ईच इज़ लाइएबल, हर एक शख्स जो है वो जिम्मेदार है, एज इफ़ ही हैड डन इट अलोन, कि जैसे कि उसने वो अकेला जुर्म किया हो, ठीक है। अब आपको कहाँ पे उलझा देगा? पहला तो ये कि सिंगल पर्सन अगर एक्ट करता है तो, दूसरा आपको उलझाएगा कि विदाउट नॉलेज और इंटेंशन, कि बग़ैर तवज्जो और बग़ैर नॉलेज के अगर ये अमल किया जाए तो 35 नहीं लगेगी। आगे कि एक्ट अलोन विद द नॉलेज एंड इंटेंशन ऑफ इट्स बीइंग ए क्रिमिनल एक्ट, अगर वो अमल उन्होंने किया और इस इरादे के तहत किया कि हाँ वो इल्म भी रखते थे और इरादा भी रखते थे कि हम ये करने जा रहे हैं, तब जाके लगेगा। तो देखो 35 में कहाँ पे उलझाया? पहले तो ये कि सेवरल पर्सन के अंदर की जगह पे उसने डाल दिया सिंगल पर्सन। दूसरा ये कि उनका इरादा नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो गलत है। इरादा होना ज़रूरी है, नॉलेज होना ज़रूरी है, और एक से ज़्यादा बंदे होने ज़रूरी हैं। 36, इफेक्ट काज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, एक ऐसा काम जो जुज़वी तौर पर कुछ हद तक तो कुछ करके किया गया और कुछ हद तक कुछ ना करके किया गया। तो मसलन हमने एक बंदे को पहले जो है उसको खुराक नहीं पहुंचाई, उसको भूखा किया, यानी ओमिशन किया, उसको कुछ दे ही नहीं रहे, अमल कर ही नहीं रहे, ठीक है।
और फिर जिस वक्त वो नहीं मर रहा, हमने क्या किया, उसको इतना मारा वो मर गया। तो अब क्या नाम है, सिर्फ जो हमने कुछ उसको खुराक नहीं पहुंचाई थी, यानी जो इलीगल ओमिशन था, क्या वो उस जुर्म में, कत्ल के जुर्म में शामिल है? हाँ, वो कत्ल के जुर्म में शामिल है। तो क्या अगर कोई जुर्म ऐसा किया जाए कि आधा या उसका कुछ हिस्सा जो है वो हम कुछ करके करें और कुछ ना करके करें, यानी फेल और तरके फेल दोनों के जरिए कोई जुर्म करें, तो उसमें फेल और तरके फेल दोनों जुर्म में शामिल हो जाएंगी। तो 36 क्या है, इफेक्ट काज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, हु एवर काजिंग ए सर्टेन इफेक्ट, कोई शख्स कोई ऐसा असर पैदा करता है, और एन अटेम्प्ट टू काज दैट इफेक्ट, या उस असर पैदा करने की कोशिश करता है। पार्टली बाय एक्ट और पार्टली बाय ओमिशन, जो पार्शली है वो अमल के जरिए और पार्शली जो है ओमिशन के जरिए। इफ इट इज एन ऑफेंस, और ये अगर ऑफेंस हो, एंड हैज बीन डन, और ये हो जाता है, दिस इज एन ऑफेंस, ये एक जुर्म है। अब आपको यहाँ पे पहला क्या उलझा देगा, वो कहेगा कि यहाँ पे लफ्ज़ आया ना कि हु एवर काजिंग ए सर्टेन इफेक्ट, कोई कुछ अमल करता है, और एन अटेम्प्ट टू काज दैट इफेक्ट, या उस अमल करने की कोशिश करता है, तो आपको यहाँ कह देगा एन अटेम्प्ट ऑफ काजिंग दैट इफेक्ट इज नॉट अमाउंट टू दिस क्राइम, कि कुछ करने की सिर्फ कोशिश करना जो है वो 36 के तहत नहीं आता, गलत, करना भी आता है और करने की कोशिश करना भी आता है, दोनों जुर्म है। आगे आपको इसमें उलझाएगा, एन अटेम्प्ट टू काज ए सर्टेन इफेक्ट डज नॉट अट्रैक्ट दी, सेक्शन 36, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि सिर्फ करने की जो कोशिश है वो 36 को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, गलत करती है। किल्ड ए पर्सन, ठीक है, आपको मिसाल दे देगा, किल्ड ए पर्सन पार्शली बाय बीटिंग एंड पार्शली बाय नॉट सप्लाइंग ए फूड, डज इट अमाउंट टू दैट मर्डर, या उसको कुछ हिस्से खुराक ना पहुँचाना, आधा इस तरीके से मार देना कि उसको खुराक ना पहुँचाकर अधमरा कर देना, और आधा इस तरीके से मारना कि उसको मार मार के कर देना, तो खुराक ना पहुँचाना भी कत्ल में शामिल आ गया और वो भी उसमें शामिल आ गया, यानी दोनों के दोनों जुर्म में शामिल आ गए। अब देखा जाएगा कि रिपोर्ट के ऊपर कि हाँ वो मरा किस चीज़ से है। 37वां है कोऑपरेशन, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, ऐसा कोई जुर्म के अंदर मुआवनत करना, मदद करना कि एक जुर्म बन जाए। व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट, जब एक ऐसा काम कि जो काफ़ी सारे एक्ट से मिलकर बना हो। हु एवर इंटेंशनली कोऑपरेट, जो जानबूझकर कोऑपरेट कर रहे हो, इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस एज ए सिंगल और जॉइंटली, कि वो जो ऑफेंस है अकेले या कोई ज्वाइंटली करें, विद एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स के साथ, कमिट दैट ऑफेंस, और इस अमल को कर लेते हैं, ठीक है, तो दैट अमाउंट टू ऑफेंस, ये जुर्म बन जाएगा। यानी कोई शख्स जानबूझ के इस नीयत के साथ, इस नॉलेज के साथ कि ये एक बंदा जुर्म कर रहा है और उसको क्या नाम है, वो उसकी मदद करते हैं, तो वो सब के सब उस जुर्म में शामिल होते हैं। मसलन अगर तो उनको नॉलेज है तो शामिल है, वरना नहीं। फॉर एग्जांपल, दो दोस्त हैं, उनको ये पता है कि हम फलां बंदे को मारने जा रहे हैं, मगर उस जगह तक पहुंचने के लिए उनके पास गाड़ी नहीं है, और अपने तीसरे दोस्त से कहते हैं यार हमें गाड़ी देना, हमें इमरजेंसी, हमने हॉस्पिटल जाना है, और वो उनको गाड़ी दे देता है। तो अब वो दो जाकर उसको मार देते हैं, और गाड़ी जो बरामद होती तो पता चलता है कि ये गाड़ी तो फलां तीसरे की थी। तो वो क्या तीसरा मुजरिम है, उसने कोऑपरेट किया इनको गाड़ी देकर? नहीं, क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था, ठीक है, उसका इरादा ही नहीं था, वो तो जानता नहीं था। तो इसके अंदर कोऑपरेशन में इरादा होना ज़रूरी है, ठीक है, तो इसके अंदर इरादा होना ज़रूरी है। और दूसरा, सेवरल पर्सन होना ज़रूरी है, कि कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट होना ज़रूरी है, ख़ास तरह के एक्ट हों, एक अमल ना हो, मुख्तलिफ एक्ट हो, पहले गाड़ी ली फिर वहाँ पहुँचे, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको मिसाल क्या दे देगा, टू फ्रेंड्स विद इंटेंशन टू किल जेड, ठीक है, जो दो दोस्त जो हैं वो जेड को मारने की नीयत से हायर द टैक्सी ऑफ देयर फ्रेंड, अपने दोस्त की टैक्सी को हायर करते हैं। सच फ्रेंड डज नॉट नो देयर प्लान, और वो दोस्त उनके प्लान को नहीं जानता, एंड इंटेंशन, उनके इरादे को नहीं जानता, एंड हैंडेड ओवर द की ऑफ टैक्सी, और उनको टैक्सी की जो है चाबी हैंड ओवर कर देता है। व्हेन दे किल्ड जेड, जब वो जेड को मार देते हैं, सच फ्रेंड कैन आल्सो बी इन्वॉल्व इन दैट कमिटिंग मर्डर, क्या ये जो उनका दोस्त है वो भी मर्डर में शामिल है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि उसका इरादा नहीं था, इंटेंशन नहीं थी। तो यहाँ पे इरादा ज़रूरी है, आपको इस इरादे में उलझा देगा। 38 है, पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट, एक जो शख्स है वो एक
एक क्रिमिनल एक्ट के अंदर है मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस, कि क्या एक शख्स मुजरमाना फेल में शामिल अशखास मुख्तलिफ जराइम के मुर्तकिब हो सकते हैं। हाँ, क्या ऐसा होता कि एक शख्स का कत्ल किया, 4 बंदे शामिल थे, उन्होंने कत्ल किया, तो अब क्या नाम है, उन चारों के चारों पे कत्ल लगेगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मसलन 4 बंदों ने एक बंदे को पकड़ा, एक ने सिर्फ हाथ की हड्डी तोड़ी, दूसरे ने जो है उसकी टांग की हड्डी तोड़ी, तीसरे ने जो है वो सिर्फ पकड़ के रखा हुआ, और चौथा जो उसने छुरी ली उसके गले पे फेर दी। ठीक है, तो अब कत्ल किसने किया है? जिसने गले पे छुरी फेरी है। ठीक है, और जो बाकी हैं वो कत्ल में शामिल नहीं है, मुख्तलिफ जुराइम में शामिल है, एक हड्डी तोड़ने में हाथ की, एक पाँव की हड्डी तोड़ने में, एक पकड़ने में। तो ये सेक्शन क्या बताती है कि एक जुर्म के अंदर मुख्तलिफ तरह के जुर्म के लोग भी शामिल होते हैं। ठीक है, पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट में भी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, कि एक जो है मुजरिमाना फेल में शामिल अशखास मुख्तलिफ जराइम के मुर्तकिब हो सकते हैं। व्हेन सेवरल पर्सन आर एंगेज, यहाँ पे सेवरल का लफ्ज़ आएगा, जब सिंगल पर्सन इसमें डाल देगा तो इस सवाल गलत हो जाएगा, सेवरल पर्सन ठीक है। आर एंगेज, जब वो शख्स एंगेज करें, आर कंसर्न्ड इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम क्रिमिनल एक्ट, और वो कोई क्रिमिनल एक्ट करते हो, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस, और वो डिफरेंट ऑफेंसेस कर सकते हैं। आपको मिसाल इसमें यही दे देगा कि एक कत्ल हुआ और उसके अंदर 4 बंदे थे या 3 थे, एक ने हड्डी तोड़ी, दूसरे ने उसको पकड़ा हुआ, तीसरे ने जो है उसकी पाँव के ऊपर कोई ज़ख्म डाल दिया, और जो चौथा है उसने क्या किया, उसके गले पे छुरी फेर दी। तो अब इनमें से सारे के सारे कत्ल के मुर्तकिब? आप कहेंगे नहीं, इनमें से हर एक अलग जुर्म का मुर्तकिब है। यहाँ पे आपको उलझा देगा सबके सभी है। और दूसरा ये कि सेवरल पर्सन होना ज़रूरी है, अकेला शख्स नहीं, सेवरल पर्सन चल रहा है। अगर कहता है अकेला पर्सन, सवाल गलत है, सेवरल पर्सन ज़रूरी है। आगे है वॉलेंट्री, बिला इरादा, यानी जानबूझकर। ए पर्सन इज सेट टू काज एंड इफेक्ट वॉलेंट्री, एक शख्स जानबूझकर ये कहा जाएगा कि उसने जानबूझ के ये किया, बिला इरादा किया। व्हेन काजेस इट बाय मीन, जब वो इस इरादे से करता है, इस ज़राए से करता है। वेयर बाय ही इंटेंडेड टू काज इट, जहाँ पे उसको इरादा था ऐसा करने का। और बाय मीन, या उन ज़राए से विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन, कि जब वो इन ज़राए का एतमाल कर रहा था, ही न्यू, वो जानता था, और हैड रीज़न टू बिलीव, या उसको वजह पता थी, टू लाइकली टू काज इट, कि वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, कि अगर एक शख्स, तब कहा जाएगा कि उसने जानबूझ के ऐसा किया जब वो उस करने वाली चीज़ को या उस ज़राए के बारे में नॉलेज रखता था कि ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, या उसको इतना पता था कि इससे ऐसा हो सकता है, तब तो वो जानबूझ के उसमें शामिल है, वरना नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या मिसाल देगा? ए सेट ए फायर एट नाइट, एक शख्स रात को जो है वो आग जलाता है, टू एन इनहेबिटेंट हाउस, एक इनहेबिटेंट हाउस के अंदर, टू फैसिलिटेट रॉबरी, ताकि टू फैसिलिटेट ओनली रॉबरी, ओनली का लफ्ज़, कि वो सिर्फ रॉबरी कर सके। यानी वो क्या करता है, अंधेरा है, गांव का इलाका है, वो ये देखता है कि मैं जो चोर डाकू हैं उनके लिए आग जला के बाहर बैठ के, सर्दी का मौसम है, कि मैं तो हाथ सेक रहा हूँ, मगर वो आग इस नीयत से जलाए ताकि घर में जाके ये रॉबरी करें, जब करके आएंगे मुझे भी हिस्सा देंगे, सिर्फ रॉबरी की नीयत है। बट ड्यूरिंग रॉबरी दोज पर्सन किल्ड ए पर्सन, लेकिन रॉबरी के दौरान वो शख्स एक शख्स को मार देते हैं। ए नॉट इन्वॉल्व वॉलंटरी इन सच मर्डर, ए जो है जानबूझ के इस मर्डर में शामिल नहीं है। क्यों? कि उसका इरादा नहीं था कि ये कत्ल करेंगे, उसका इरादा सिर्फ किस हद तक का था कि रॉबरी करेंगे। तो आपसे क्या उलझा देगा कि ए भी इन्वॉल्व है, जिसने आग जलाई थी वो भी इन्वॉल्व है? नहीं, अगर वो इंटेंशन जानता था, वो कहता कि इंटेंशन जानता था, फिर तो इन्वॉल्व है, वरना नहीं। तो आगे है 40वां ऑफेंस, एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शन, मां सिवाय इन चैप्टरों के और इन सेक्शंस के, मेंशन इन क्लास 2 एंड 3, जो क्लास 2 और 3 में दिए गए हैं, ऑफ दिस सेक्शन, इस 40वें सेक्शन के। दी वर्ड ऑफेंस डिनोट, ऑफेंस का मतलब है ए थिंग मेड पुनिशेबल बाय दिस कोड, वो चीज़ जुर्म है जो ये कोड कहता है। ठीक है, यानी ये पीपीसी जो कहती है वो जुर्म है, बड़ा कीमती है जुर्म के बारे में। आपको कह सकता है कि कौन से को छोड़कर जो क्लास 2 और क्लास 3, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, आप उसमें जाके देखेंगे बेयर एक्ट में, उसमें सारी सेक्शनें लिखी हैं, सारे चैप्टर लिखे हैं, उन चैप्टरों को छोड़कर। ठीक है, बाकी पीपीसी के किसी भी कोड के अंदर, ठीक है, जब कोई जुर्म आएगा, ठीक है, तो वो जुर्म क्या कहलाएगा कि
वो ए थिंग मेड पुनिशेबल बाय दिस कोड, तो वो जुर्म कब कहलाएगा, जब वो पीपीसी कहेगा। ठीक है, अगर वो आपको कह दे इन ऑल पीपीसी ऑल ऑफेंसेस आर द ऑफेंसेस विच आर मेंशनड इन पीपीसी, जो पीपीसी में मेंशनड है, नहीं, पीपीसी में जो क्लास 2 और क्लास 3 सेक्शन 40 के अंदर जो क्लास 2 और क्लास 3 दी है उसके चैप्टर्स जो मेंशन किए वो, और जो उसके अंदर जो है बाकी जो उसमें जो सेक्शन दी हैं उनको छोड़कर बाकी कोई जुर्म होगा तो वो कौन सा जुर्म है, जो पीपीसी कहता है। ठीक, या अगर वो आपको इस तरह लिख दे कि सेक्शन 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216, 441, द वर्ड ऑफेंस हैज द सेम मीनिंग व्हेन द थिंग आर पुनिशेबल अंडर स्पेशल और लोकल लॉ। ठीक है, अगर तो ये वाली सेक्शन जो मैंने अभी बताई है 141 वगैरह, अगर ये सेक्शन ना बताए और सिर्फ ये कहे कि हाँ पीपीसी के अंदर जो क्लास 2 और क्लास 3 को छोड़कर इसमें जो चैप्टर और जो उसमें सेक्शन मेंशन की गई हैं, इसके अलावा जुर्म तब जुर्म होगा जब पीपीसी उसको जुर्म कहेगी, तो वो जुर्म है। अगर वो इस सेक्शन भी दे देता है तब जुर्म कहलाएगा कि जब पीपीसी भी उसको जुर्म कहे, और वो भी जुर्म हो सकता है कि जो कोई स्पेशल लॉ या कोई लोकल लॉ किसी को जुर्म कहे। देखो, अगर ये सेक्शन का जिक्र करता है 141, 76, 177 वगैरह, ठीक है, तब तो पीपीसी के अलावा कोई शख्स को जुर्म करता है किसी स्पेशल लॉ लोकल लॉ के तहत, तो वो जुर्म है। अगर इसका जिक्र नहीं है तो पीपीसी के कोड के तहत जो है वो मुजरिम होगा। आगे है स्पेशल लॉ, बड़ा अहम है। 41, स्पेशल लॉ एप्लीकेबल टू द पार्टिकुलर सब्जेक्ट। स्पेशल लॉ जो है ये एप्लीकेबल होगा ख़ास तरह के लोगों पर, ख़ास तरह की आवाम पर। ठीक है, स्पेशल लॉ। और 42वां क्या है, लोकल लॉ। इन दोनों को इकट्ठा समझाता हूँ। लोकल लॉ, इट इज़ एप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ टेरिटरीज कंप्राइज्ड इन पाकिस्तान। ये लागू होगा, लोकल लॉ लागू होगा पाकिस्तान के कुछ ख़ास इलाकों पर, कुछ ख़ास हिस्सों पर। ठीक है, स्पेशल लॉ लागू होता है ख़ास लोगों पर और लोकल लॉ लागू होता है ख़ास इलाकों पर। अब आपको स्पेशल लॉ में कैसे उलझाएगा? स्पेशल लॉ किस पर लागू होता है? ख़ास लोगों पर। वो आपको कहेगा ए लॉ एप्लीकेबल जनरली टू ऑल द पर्सन इज कॉल्ड स्पेशल लॉ। ठीक है, कि आप होगा ए लॉ, एक ऐसा कानून एप्लीकेबल जनरली टू ऑल द पर्सन इज कॉल्ड स्पेशल लॉ, जो तमाम लोगों के ऊपर जो कानून लागू होता हो वो स्पेशल लॉ है। नहीं, वो तो जनरल लॉ है। जो खास लोगों पे लागू होगा वो स्पेशल लॉ है। या दूसरी जगह आप क्या उलझा सकता है स्पेशल लॉ के अंदर, इन स्पेशल लॉ ए पार्टिकुलर टेरिटरी इज इन्वॉल्व, कि स्पेशल लॉ में ख़ास इलाकों पे ये लागू होता है। नहीं, ये इलाकों पे लागू नहीं होता, ये ख़ास लोगों पे लागू होता है। तो स्पेशल लॉ में 2 पॉइंट कीमती है। पहला ये कि अगर वो ये कहता है ये ख़ास इलाकों पे लागू होता है, गलत, ये इलाकों पे लागू नहीं होता। सही क्या है, ये ख़ास लोगों पे लागू होता है। और गलत क्या है कि ये वो कहे ये तमाम लोगों पे जनरली लागू होता है, नहीं, वो जनरल लॉ है। स्पेशल लॉ ख़ास लोगों पे लागू होगा। ठीक है, अगर वो कहे कि ये तमाम लोगों पे लागू होता है तो गलत। अगर वो कह दे कि ये तब ख़ास इलाके इसमें इन्वॉल्व हैं तो गलत, इसमें ख़ास लोग इन्वॉल्व हैं। वो लोग बेशक पूरे पाकिस्तान में क्यों ना रहते हो। मसलन वो लॉ जो हिंदुओं पे लागू है, वो हिंदू पाकिस्तान के बेशक किसी भी हिस्से में रहते हों, तो वो क्या है, स्पेशल लॉ, कि वो हिंदू बेशक सिंध में रहे, पंजाब में रहे, कहीं पे भी, तो इलाका इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसमें लोग इन्वॉल्व हैं। आगे है कि लोकल लॉ में आपको क्या उलझा देगा। लोकल लॉ क्या है कि जो ख़ास इलाकों पे लागू हो। यहाँ पे क्या कह देगा कि लोकल लॉ वो है जो ख़ास लोगों पे लागू हो, तो गलत। या इसमें उलझाएगा आपको लोकल लॉ इज़ दैट लॉ विच इज़ एप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर कम्युनिटी, जो ख़ास तरह के तबकों पे लागू हो। नहीं, लोकल लॉ इलाकों पे लागू है। लोकल लॉ का ताल्लुक़ है ज़मीन से, शहरों से। ठीक है, पाकिस्तान के शहरों और ज़मीन से ताल्लुक़ है लोकल लॉ का, और स्पेशल लॉ का ताल्लुक़ है लोगों से, उनकी इकसाम से, ख़ास लोगों से। ठीक है, इसमें आपको कह देगा इन लोकल लॉ द पार्टिकुलर क्लासेस ऑफ पब्लिक आर इन्वॉल्व। लोकल लॉ में कुछ ख़ास तरह के लोगों की क्लासें, ख़ास तरह के कुछ तबके शामिल हैं, गलत। तो दोनों में दोबारा देख लें सिंपल वर्डिंग के अंदर, स्पेशल लॉ के जो लागू होता है ख़ास लोगों पर, अगर लोगों के अलावा कुछ भी दिया हो वो गलत है। लोकल लॉ लागू होता है ख़ास इलाकों पर,
इलाकों के अलावा कुछ भी देगा वो गलत होगा। 43वां, इलीगल या लीगली बाउंड टू डू, ठीक है। वर्ड इलीगल एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। इलीगल का मतलब हर चीज पे लागू होगा। व्हेन विच इज एन ऑफेंस, के जो जुर्म होगा। और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या जिसको कानून ने जुर्म कह दिया गया होगा। तो इलीगल क्या है? इलीगल का मतलब क्या है कि वो चीज के जो जुर्म हो या वो चीज जो कानून ने क्या नाम है प्रोहिबिटेड कर दी हो, तो वो क्या कहलाएगा? इलीगल। अब इसमें आपको इन दोनों में कैसे उलझा देगा? वो कह देगा इलीगल मीन ओनली टू दैट थिंग विच इज एन ऑफेंस। कि इलीगल का मतलब है कि वही चीज जो सिर्फ एक जुर्म है, गलत। इलीगल मीन एप्लीकेबल टू एवरी ऑफेंस, ठीक है। और आल्सो विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसको कानून मना कर दे वो भी जो है इलीगल है, और जो जुर्म हो वो भी इलीगल है। या वो भी इलीगल है विच आर फर्निशेस ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन, जो कि कोई सिविल दावों की कोई वजह बन जाए, वो भी इलीगल कहलाता है। तो इलीगल क्या चीज़ है कि इलीगल जुर्म भी इलीगल है, जो कानून उसको मना कर दे वो भी इलीगल है, और अगर वो सिविल एक्शन वगैरह पे जाहिर करे तब भी इलीगल है। अगर वो आपको कह दे सिर्फ ऑफेंस इलीगल है, नहीं, जो लॉ प्रोहिबिटेड करता है वो भी इलीगल, जो फर्निशेस करता है ग्राउंड सिविल के लिए वो भी इलीगल, ठीक है। तो अगर वो कहता है ए के अंदर कहता है कि सिर्फ ऑफेंस, बी में कहता है प्रोहिबिटेड लॉ, सी में कहता है फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, और डी में कहता है ऑल ऑफ दिस, तो फिर डी वाला ठीक होगा, ये एक एक सही नहीं होगा, यानी ऑल के उसमें शामिल है। आगे एंड ए पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू, आगे इसका जो है कि वो शख्स जो लीगली बाउंड हो कुछ काम करने का, इज इलीगल इन हिम टू ओमिट, अगर वो उस तरह नहीं करता तो वो शख्स उसका मुजरिम होगा। अगर किसी शख्स पे कोई काम करने की ड्यूटी है और वो शख्स नहीं करता तो वो शख्स मुजरिम कहलाएगा। मसलन आपको यहाँ पे मिसाल दे देगा कि एक पुलिस वाला जो शख्स है, ठीक है, वो बैठा हुआ है और उसके सामने रॉबरी हो रही है, मगर वो उनको रोकता नहीं है, मगर वो उनके जुर्म में हिस्सा भी नहीं लेता, तो क्या वो मुजरिम है? वो इलीगली बाउंड था? हाँ, वो लीगली बाउंड था। क्यों? उसकी ड्यूटी थी कि ऐसा करने की। 44वां है इंजरी, बड़ा कीमती है ये। दी वर्ड इंजरी डिनोट, इंजरी का मतलब है एनी हार्म, कोई भी नुकसान, वट एवर इलीगली काज, जो कि इलीगली दिया गया हो, टू एनी पर्सन, किसी भी शख्स को, इन हिज बॉडी, उसके बॉडी पर, इज माइंड, उसके माइंड पर, रेपुटेशन, उसकी इज्जत पर, और प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद पर। अगर कोई शख्स को गैर कानूनी तरीके से उसके जिस्म पर, जहन पर, इज्जत पर या प्रॉपर्टी पे कोई जुर्म दिया हो, कोई नुकसान दिया हो, तो वो इंजरी है। अब आपको उलझाएगा कैसे? यहाँ पर वो कहेगा इंजरी मीन ओनली दैट थिंग विच इज इलीगली काज टू ए पर्सन ओनली इन बॉडी, वो सिर्फ उसकी बॉडी पे जो देगा वो इंजरी है, नहीं, बल्कि इंजरी क्या है? माइंड पे भी, रेपुटेशन पे भी, प्रॉपर्टी पे। जब वो ए में लिख दे ओनली इन हिज बॉडी, बी में लिख दे इज माइंड, सी में लिख दे रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, और डी में लिख दे ऑल, तो फिर ऑल ठीक होगा, अकेला नहीं, इसमें सारे के सारे इंजरी में शामिल है, ठीक है। हार्ट में सिर्फ चोट होती है कि जो बॉडी पे लगती है, तो इंजरी के अंदर तमाम चीज़ें आपको इन एक एक चीज़ में उलझा देगा। तो सब लिखेगा तो ठीक होगा, वरना गलत। 45वां, ठीक है, वो हमारा ख़त्म होने वाला है। 45वां लाइफ, इसमें बस ये कहा गया कि लाइफ जो है, इंसान की ज़िंदगी को कानून में लाइफ कहा गया है। आपको क्या उलझा देगा? लाइफ ऑफ एवरी क्रिएशन डील्ड बाय सेक्शन 45, जो 45 जो सेक्शन है वो तमाम मखलूक़ात की ज़िंदगी को डील करता है, गलत। सेक्शन 5 कर रहा हूँ, 45, सेक्शन 45, ठीक है। सेक्शन 45 डील्ड दी लाइफ ऑफ ओनली मैन, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। 45 जो सेक्शन है वो सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को डील करता है। अगर वो कह दे सेक्शन 45 पीपीसी का तमाम मखलूक़ात की ज़िंदगी को बताता है, गलत है। इस तरीके से सेक्शन 46 वो डेथ बताता है किसकी? सिर्फ इंसानों की मौत के बारे में बताता है। तो आपको उलझा देगा कि सेक्शन 46 ऑफ पीपीसी डील द डेथ ऑफ एवरी क्रिएशन, के जो सेक्शन 46 है वो तमाम मखलूक़ात की जो है मौत के बारे में जिक्र करता है, नहीं, वो सिर्फ इंसान की मौत का जिक्र करता है। 45 इंसान की ज़िंदगी का जिक्र करता है, सिर्फ इंसान की।
और 46वां सिर्फ इंसान की मौत का जिक्र करता है, बाकी मखलूक़ात की नहीं करेगा। 47वां है एनिमल, ठीक है। 47 में कहा गया कि इंसान के जो इंसान के अलावा जितने भी जो जानवर हैं वो सब के सब एनिमल हैं, ठीक है। 47 क्या कहेगा, दी वर्ड एनिमल डिनोट एनी लिविंग क्रीचर अदर देन ह्यूमन बीइंग, इंसान के अलावा जितनी जो है जो क्रिएशन है वो सारी की सारी जानवर कहलाती हैं। अब आपको कैसे उलझाएगा, वो कहेगा इट इज़ ए बायोलॉजिकल फैक्ट, ये तो बायोलॉजी की हकीकत है, दैट ऑल दी किंगडम एनिमिलिया, के तमाम वो जानदार जो एनिमिलिया किंगडम में शामिल है, क्लासीफाइड ह्यूमन बीइंग, उसमें इंसान भी शामिल है, एज ए एनिमल, एक जानवर के तौर पर। दिस सेक्शन 47 फॉलोड द सेम पैटर्न, और जो 47 जो सेक्शन है वो भी इस चीज़ को मानती है गलत। सेक्शन 46 बेशक के बायोलॉजी के अंदर इंसान जो है वो जानवरों के ग्रुप में शामिल है, मगर सेक्शन 47 कहती है कि इंसान को छोड़कर तब सब जानवर हैं, इंसान जानवर नहीं है। 47 क्या कहती है, इंसान जानवर नहीं है, इंसान इंसान है। 48वां वेसल, इसमें यह कहा गया कि हर वो चीज़ जो पानी के लिए इस्तेमाल की जा सकती हो, ठीक है, पानी के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी वेसल। अब आपको क्या कहेगा कि वेसल इंक्लूड ऑल वाटर एंड रोड कन्वेंस टू फैसिलिटेट ह्यूमन बीइंग। वेसल का मतलब है सारी की सारी पानी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें और रोड पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो इंसान को फ़ायदा देती हैं वो वेसल कहलाएंगी। गलत। वेसल में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें जो पानी के अंदर इस्तेमाल हो, जैसे कश्ती है, जहाज़ है, लांचे हैं, वो सब के सब। 49 का मतलब ये है, वो ये कहता है कि 49 के अंदर ईयर और मंथ का जब भी जिक्र आएगा सिर्फ ब्रिटिश कैलेंडर होगा। अगर वो कहता है ईयर और मंथ जो है वो हिजरी कैलेंडर में भी इस्तेमाल होता है, आप कहेंगे नहीं, 49 कहता है सिर्फ ब्रिटिश कैलेंडर, तो अगर हिजरी कहे तो गलत है। सेक्शन 50 ये कहता है कि दी वर्ड सेक्शन डिनोट, ठीक है, सेक्शन 50 कहता है सेक्शन के बारे में। सेक्शन किसको कहते हैं, सेक्शन कहते हैं कि पीपीसी कोड के अंदर, ठीक है, यहाँ पे पीपीसी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा या कोड इस्तेमाल होगा कि उसके अंदर अगर कोई चीज़ न्यूमेरिकली तरीके से दी हो, यानी जिस तरह हम अलग अलग पढ़ रहे हैं सेक्शन 50, सेक्शन 51, 53, अगर न्यूमेरिकली हर एक एक चीज़ किसी भी चैप्टर में अलग कर दी गई हो तो वो सेक्शन है। अगर वो आपको उलझा सकता है, अनन्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ पीपीसी प्रोविजंस इज कॉल्ड सेक्शन। जो अनन्यूमेरिकल पोर्शन है पीपीसी की प्रोविजन का वो सेक्शन कहलाता नहीं, वो प्रोविज़न है, वो सेक्शन का हिस्सा होती हैं। जहाँ पर नंबर लिखा होगा चैप्टर में, हर चैप्टर में नंबर वाइज लिखा होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, जो न्यूमेरिकल नंबर होगा वो सेक्शन होगी, वरना नहीं। इक्यावन किसको कहते हैं, ओथ को कहते हैं, ठीक है, कि द वर्ड ओथ इंक्लूड द सोलेमन अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ। जो ओथ, जो कानून जिसको सब्स्टिट्यूट करता हो, और एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और अथेंटिकेट बाय लॉ टू बी मेड बिफोर ए पब्लिक सर्वेंट। यानी इसमें यह कहा गया है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट के सामने आप किसी चीज़ को कबूल करने के लिए, किसी चीज़ की तस्दीक करने के लिए जो चीज़ कहेंगे वो ओथ कहलाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे कह देगा कि ओनली दैट ओथ इज डील्ड बाय सेक्शन 51 ऑफ पीपीसी, दैट ओथ इज एडमिनिस्ट्रेटेड इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस ओनली। जो सिर्फ कोर्ट के अंदर लिया जाएगा सिर्फ वही जो है वो ओथ है, नहीं जो पब्लिक सर्वेंट के सामने भी लिया जाएगा किसी प्रोसीडिंग में तो वो भी ओथ कहलाएगा। गुड फेथ का मतलब क्या आएगा, इसमें यह कहेगा कि कोई चीज़ अगर अच्छी नीयत से की गई है तो वो गुड फेथ है। अगर कोई चीज़ इस इरादे से की गई हो कि वो प्योर केयर और अटेंशन से की हो, तो क्या कहेगा, नथिंग इज इन गुड फेथ, वो चीज़ गुड फेथ नहीं है। विच इज़ डन, जो की गई हो, और बिलीव्ड, या वो इस यकीन से की गई हो विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, कि वो अगर तवज्जो के साथ नहीं की गई, अटेंशन के साथ नहीं की गई तो वो गुड फेथ में नहीं है। हर वो चीज़ सिंपल वर्डिंग में जो बुरे इरादे से की गई हो वो गुड फेथ नहीं होती। हर वो चीज़ जो नुकसान देने के इरादे से की वो गुड फेथ। आखिरी है आज हमारा, वो है हार्बर, ठीक है। सेक्शन 157 और 130 के अलावा इन सेक्शन 151 और 130 में पनाह देने का मतलब ये है कि शोहर बीवी को और बीवी शोहर को अगर पनाह देगी तो वो कानून में जुर्म नहीं, वो पनाह नहीं है। बीवी और शोहर के अलावा कोई भी किसी मुजरिम को पनाह देगा तो वो क्या नाम है, वो हार्बर में आता है।
52A में है हार्बर, पनाह देना। अब आपसे वो कहेगा, सिर्फ एक बंदे ने किसी मुजरिम को सिर्फ खुराक दी, क्या वो क्या नाम, इस तरह आपसे एक एक पूछेगा कि खुराक दी, पनाह है, आप कहेंगे हाँ। पानी दिया, पनाह है, आप कहेंगे हाँ। पैसा दिया, पनाह है, आप कहेंगे हाँ। उसने कोई हथियार दिए, पनाह है, आप कहेंगे हाँ। उसने कोई गाड़ी प्रोवाइड की, पनाह है, हाँ हाँ। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ तक का था, बहुत लंबा हो गया है, 1 घंटा 5 मिनट की हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो करें, आगे जो है हम हमारा चैप्टर जो है अगला PPC का शुरू होगा। हमारे हक़ में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम वसल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।